तीसरी बार मोदी सरकार बनाने की कवायद तेज हो चुकी है। चुनाव नतीजों के बाद से दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है और आज भी कई बैठकें होनी है और आगे भी सिलसिला जारी रहेगा। सरकार गठन को लेकर यह निर्णायक बैठक है जिसमें एनडीए के सांसद शामिल होंगे। ये बैठक पुरानी संसद भवन के सेंट्रल हॉल में होगी, जिसमें नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुना जाएगा और फिर सांसदों के समर्थन वाला पत्र उन्हें सौंपा जाएगा। उसके बाद नरेंद्र मोदी उस सहमति पत्र को लेकर राष्ट्रपति भवन जाएंगे और तीसरी बार सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। एनडीए नेताओं की बैठक से पहले बीजेपी सांसदों की अलग से भी एक बैठक होनी है। यह बैठक भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय पर होगी, जिसमें बीजेपी के सभी 240 सांसद शामिल होंगे। साथ ही बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और पार्टी के पदाधिकारियों को भी इसमें निमंत्रित किया गया है। एनडीए की बैठक में एक स्वर में बिना किसी शर्त के तमाम एनडीए के घटक दलों ने पुनः तीसरी बार, महज ये एक औपचारिकता थी बट उसको भी हम लोगों ने पूरा किया और उनके नेतृत्व को पुनः हम लोगों ने स्वीकारा है और बहुत जल्द मेरे प्रधानमंत्री जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। नरेंद्र मोदी की तीसरी बार शपथ ग्रहण की तैयारियां जोरों पर है। रविवार यानी कि 9 जून को नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। नरेंद्र मोदी के नाम पर एनडीए के सभी दलों ने सहमति दी, लेकिन फॉर्मूला क्या है ये साफ नहीं हो पाया। सहयोगी दलों से फाइनल बातचीत के लिए बीजेपी ने 2 सीनियर नेताओं को तैनात किया है। पीयूष गोयल टीडीपी से बातचीत करेंगे और अश्विनी वैष्णव जेडीयू से डील करेंगे। किस दल से कितने मंत्री बनेंगे ये भी आज तय हो जाएगा। एनडीए नेताओं में केंद्र की कुछ योजनाओं को लेकर मतभेद है। किसी को अग्निवीर से समस्या है तो किसी को यूनिफॉर्म सिविल कोड की सुगबुगाहट से। जेडीयू ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अग्निवीर योजना की समीक्षा होनी चाहिए। अग्निवीर को मुद्दा बनाकर इंडिया ने एनडीए के खिलाफ चुनाव लड़ा था, जिससे उन्हें काफी फायदा हुआ। हमारे समन्वय बनाने का प्रयास करेंगे बजाय कन्फ्रंटेशन के। यूसीसी पर समर्थन होगा जेडीयू का? यूसीसी पर नीतीश कुमार जी ने चिट्ठी लिखी थी विधि आयोग के अध्यक्ष, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम इसके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन इसमें व्यापक विचार विमर्श की आवश्यकता है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई है। यह बैठक पार्टी मुख्यालय पर होगी, जिसमें 2024 के लोकसभा चुनाव परिणाम पर मंथन होगा। कांग्रेस पार्टी भले ही 2019 से बेहतर स्थिति में आ गई हो, लेकिन इसके 200 से ज्यादा सीटों पर उसे हार का सामना करना पड़ा है। इस बार कांग्रेस पार्टी ने 328 सीटों पर चुनाव लड़ा और सिर्फ 99 सीट ही जीत पाई। मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और उत्तराखंड के बीजेपी के किले को कांग्रेस हिला नहीं पाई। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, वहां भी खाता नहीं खुल पाया। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी कोई सीट नहीं जीत सकी। ये बैठक शनिवार को होगी, जिसमें हार की वजहों का मंथन होगा। वहीं जब से लोकसभा चुनाव परिणाम आए हैं, महाराष्ट्र में काफी हलचल है। महायुति के तीनों दलों में उथल पुथल मची है। एनसीपी अजीत गुट के में टूट की खबरों ने माहौल और गर्मा दिया है। जैसे शरद गुट ने कहा है कि अजीत गुट के 10 से 15 विधायक उनके संपर्क में हैं, तो अजीत पवार सक्रिय हो गए। अजीत ने तुरंत विधायकों की बैठक बुलाई, उनसे बातचीत की और इस बैठक में चुनाव परिणामों पर भी मंथन हुआ, जिसमें अजीत पवार ने हैरानी जताई कि उनकी पार्टी सिर्फ एक ही सीट जीत पाई। बैठक के बाद अजीत गुट ने कहा है कि सब एकजुट हैं, लेकिन शरद गुट कह रहा है कि 10 जून को पता चल जाएगा कि कौन किधर है। इससे पहले देवेंद्र फडणवीस ने डेप्यूटी सीएम पद से इस्तीफे की पेशकश कर दी, उस पर अभी कोई फैसला नहीं हो पाया है। उधर महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार की भी चर्चाएं हैं। एकनाथ शिंदे जल्द विस्तार चाहते हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से स्थिति स्पष्ट नहीं है। उनका मूड बदल गया है और अलग अलग वक्त वो मेरे संपर्क में है। कोई जाने वाले नहीं है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी आमदार दादा के नेतृत्व के साथ, विश्वास के साथ वहाँ पे रहने वाले हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत दादा के नेतृत्व पर पूरा भरोसा, विश्वास रखकर आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तैयार हो जा रही है। महाराष्ट्र ने देवेंद्र फडणवीस की लीडरशिप को नकारा और ये बात ऐसी है कि महाराष्ट्र के राजनीति के विलन अगर कोई होंगे तो देवेंद्र फडणवीस। जबकि पश्चिम बंगाल में करारी शिकस्त के बाद बीजेपी में अंदरूनी कलह बढ़ गई है। बंगाल बीजेपी के नेता दिलीप घोष ने कहा है कि पार्टी नए कार्यकर्ताओं को ज्यादा तवज्जो दे रही है, इसलिए ये हालात हुए। दिलीप घोष ने बिना नाम लिए बंगाल बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी पर हमला बोला। शुभेंदु और दिलीप घोष भले ही एक संगठन में काम करते हों, लेकिन दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी से कम नहीं है। दिलीप घोष ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को कोट करते हुए कहा कि पुराने कार्यकर्ता पार्टी की जीत की गारंटी होते हैं। पुराने कार्यकर्ताओं के ऊपर नए को तवज्जो देना महंगा पड़ा। उन्होंने कहा कि पार्टी को अपने फैसलों पर पुनर्विचार करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने दिलीप घोष को वर्धमान दुर्गापुर लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया था, लेकिन वो चुनाव हार गए।
की जैसी भावना हो वो ऐसे ही सोचता है। इसलिए हजारों कार्यकर्ता हमारे पार्टी में आए। हमने जोगदाल मेला किया था, आप लोगों को मालूम है। लाखों के आए हैं पार्टी में, तो पार्टी बढ़ा भी है। लेकिन बढ़ने के बाद भी घटा क्यों है? ये लोग कहाँ गए? ये लोग काम किए कि नहीं किए, नए पुराने, किसका रोल क्या था, ये सब चर्चा होगा, बात चलेगा, फिर आगे निकलेगा समाधान। नवनिर्वाचित बीजेपी सांसद कंगना रनौत की पिटाई का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। किसान संगठन उस महिला सिपाही के साथ खड़े हैं जिसे कंगना को थप्पड़ मारा था। तो वहीं कंगना रनौत ने इस घटना के बाद पंजाब को लेकर जो टिप्पणी की, उससे अकाली दल खफा है। अकाली ने कहा है कि कंगना ने पूरे पंजाब का अपमान किया है। दरअसल चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की महिला सिपाही ने कंगना रनौत को थप्पड़ मारा, जिसके बाद आरोपी सिपाही को सस्पेंड किया गया। शुरुआती जांच में पता चला है कि महिला सिपाही कंगना के पुराने बयानों से खफा थी, इसलिए उसने सबक सिखाने के लिए ऐसा किया। नई नवेली सांसद के साथ मारपीट का था, लिहाजा बात बढ़ गई। महिला कांस्टेबल को सीआईएसएफ ने सस्पेंड कर दिया और पुलिस में मामला दर्ज करा दिया। लेकिन तब तक आरोपी कांस्टेबल के समर्थन में हरियाणा के किसान सामने आ गए। चंडीगढ़ एयरपोर्ट के ऊपर एक किसान की बेटी ने जो कंगना रनौत को जवाब दिया है, उसका हम स्वागत करते हैं। क्योंकि कंगना रनौत ने जिस समय आंदोलन के दौरान कहा था कि भाई ये दिहाड़ीदार हैं, हमारी मातृशक्ति को जो अपमान किया गया था, उसका आज सांसद बनने के बाद हमने जवाब दिया है। और सरकार से भी हमें मांग कर रहे हैं कि जो घटना हुई है बिल्कुल निस्संदेह सही जवाब दिया गया है। इसमें जो कानूनी कार्रवाई होती है ना, उससे ज्यादा अगर सरकार ने किसी प्रकार की कार्रवाई करी तो ये देश का मामला बनेगा कि देश का किसान इसके साथ खड़ा है। दरअसल किसान आंदोलन के वक्त कंगना रनौत ने एक महिला को शाहीन बाग आंदोलन की महिला समझ लिया था, जिसके बाद उन्होंने ट्विटर पर टिप्पणी की थी और लिखा था 100 रुपए में उपलब्ध। कंगना की टिप्पणी पर जबरदस्त बवाल हुआ था, जिसके बाद उन्होंने ट्वीट डिलीट कर दिया था। अब उस विवाद का भूत एक बार फिर बाहर आ गया है। अब कंगना ने अपने साथ हुई मारपीट की घटना को आतंकवाद से जोड़ दिया है। आई एम सेफ बट माई कंसर्न इज कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट? वही 4 जून को शेयर बाजार में आई गिरावट को लेकर राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी और शाह ने पहले लोगों को नसीहत दी कि मार्केट में पैसा लगाओ और फिर नतीजे वाले दिन अचानक से बाजार क्रैश कर जाता है। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी को यह बात मालूम थी कि उनकी सरकार नहीं बन रही है, बावजूद इसके इन्वेस्टर्स को उकसाकर पैसे मार्केट में लगवाए गए और 30 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ। कांग्रेस ने इसे सबसे बड़ा घोटाला करार दिया और संसदीय समिति गठित करके जांच कराने की मांग की। प्रधानमंत्री ने 2-3 बार 4 बार देश को कहा कि स्टॉक मार्केट तेजी से आगे बढ़ने जा रही है। होम मिनिस्टर ने सीधा कहा कि 4 जून को स्टॉक मार्केट आसमान में जाएगी, लोगों को खरीदना चाहिए। 3 जून को स्टॉक मार्केट सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है और 4 जून को खटाक से स्टॉक मार्केट अंडरग्राउंड चला जाता है। 30 लाख करोड़ रुपए का लॉस होता है। किसका लॉस होता है? रिटेल इन्वेस्टर्स का लॉस होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं, हिंदुस्तान की स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम है। हम जेपीसी चाहते हैं, हम इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं और देश इसकी सच्चाई जानना चाहता है। कांग्रेस ने आरोप लगाया तो बीजेपी ने जवाब देने में देर नहीं की। पीयूष गोयल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी अभी भी करारी शिकस्त के गम में है, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। पीयूष गोयल ने कहा कि कहीं कोई घोटाला नहीं हुआ है भारत में। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार में भारत का स्टॉक मार्केट कैप 67 लाख करोड़ का था, जो आज बढ़कर 415 लाख करोड़ हो चुका है। पीयूष गोयल ने कहा कि मार्केट में उथल पुथल विदेशी निवेशकों की भगदड़ की वजह से हुई, इससे भारतीयों को नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि विदेशियों ने सस्ते दाम में अपने शेयर्स भारतीयों को बेचे और फिर भारतीयों ने उसे महंगे दाम पर बेचा। जब मार्केट गिरी उस दिन फॉरेन इन्वेस्टर्स ने बेचा, कम दाम पर बेचा और भारत के निवेशकों ने उसको खरीदा इस विश्वास के साथ कि मोदी सरकार आ रही है, हम इसका लाभ लेंगे। तो फॉरेनर्स ने महंगा दाम खरीदा और सस्ता दाम बेचा।
भारतीय निवेशकों ने महंगा दाम बेचा और सस्ता दाम खरीदा। तो एक प्रकार से भारतीय निवेशकों ने इस अंतराल में भी कमाई करी, किसी का नुकसान नहीं हुआ। मानहानि मामले में आज राहुल गांधी की बेंगलुरु में पेशी होनी है। सुबह 10:30 बजे राहुल गांधी को बेंगलुरु की अदालत में पेश होना है। यह मामला पिछले विधानसभा चुनाव का है, जिसमें राहुल गांधी ने तत्कालीन सीएम बसवराज बोम्मई पर कमीशन चोरी का आरोप लगाया था और जिसके बाद बीजेपी नेता ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें डीके शिवकुमार और सीएम सिद्धारमैया भी आरोपी हैं। हालांकि कोर्ट ने दोनों को जमानत दे दी है। आज राहुल गांधी की पेशी है, जिसमें राहुल गांधी ने व्यक्तिगत पेशी से छूट की मांग करेंगे। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने कहा है कि यह राजनीति से प्रेरित मामला है, इसमें कोई दम नहीं है। राहुल गांधी की पेशी के दौरान कोर्ट परिसर में कोई असुविधा न हो, इसके लिए कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वो न्यायालय के आसपास इकट्ठा न हो। कांग्रेस का गारंटी कार्ड लेकर महिलाएं पार्टी दफ्तर पहुंचने लगी हैं। जी हां, यूपी की राजधानी लखनऊ समेत चंदौली, इटावा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गारंटी कार्ड बांटा था, जिसमें राहुल गांधी की 5 गारंटियां लिखी हुई थी। अब इसमें हर महीने 8,500 रुपए की आर्थिक सहायता भी शामिल है। चुनाव के बाद अब महिलाएं अपना कार्ड लेकर कांग्रेस के दफ्तर पहुंच रही हैं और वादा पूरा करने की मांग कर रही हैं। हालांकि उन महिलाओं ने यह भी कहा है कि अभी इंडिया की सरकार नहीं बनी है, लेकिन फॉर्म जमा करने आए हैं ताकि जब सरकार बने तो हमें साल का 1 लाख रुपया मिलने लगे। कहने लगे सब लोग कि कांग्रेस जीत जाएगा तो 8,500 रुपए हर महीने मिलेगा। उसी को लेकर क्या डिटेल उसमें क्या क्या भरी आप लोगों ने? जब उसमें आधार नंबर डाला गया है, मोबाइल नंबर डाला गया है, मकान नंबर डाला गया है। अच्छा। अपना नाम डाले हैं बस। कई महिलाओं ने भरा है क्या? हाँ, बहुत लोग भरे हैं। कि आप लोग को जो है साल का मतलब 1 लाख कुछ मतलब देंगे, 8,500 रुपए महीना। अच्छा। तो आप लोग इलेक्शन से पहले ले लिया था? हम लोग को पता चल गया है, पता चल गया दूसरे से, तो इस मारे हम लोग चले गए थे। उन्होंने यही बोला कि मतलब जब जीत हो जाएगी हमारे प्रधानमंत्री की तो मतलब आपको ये चीज मिलेगा, 8,500 रुपए मिलेंगे, साल में 1 लाख। अभी तो कुछ नहीं पता चला किसकी सरकार बनी, अभी तो कुछ नहीं पता चला। आपको उम्मीद है मिलेगा? कुछ बातचीत हुई है? उम्मीद तो रखे कि मिलेगा। जमा करके आई है तो क्या बताया ऑफिस में? कि सरकार बनेगी तो मिल जाएगा। उन्होंने खाली ये कहा था ये कार्ड ले लो, और जिस तरह से उन्हें नीचे फॉर्म था जो लिखा था उसको भरना था, खाली भर के जमा करना था। वो कार्ड के उन्होंने जमा कर लिया है। आओ जी। तो नहीं, कुछ फायदा तो बताया होगा ना, कार्ड सिर्फ लेने के लिए? खाली कार्ड दिया तो फायदा क्या? वही कि मतलब जो उस पे लिखा हुआ 1 लाख रुपया महीना साल का मिलेगा, 8,500 रुपए महीना, मतलब मिलेगा ये। उधर बिहार के लखीसराय में पैसेंजर ट्रेन में आग लग गई। ये घटना किऊल रेलवे स्टेशन की है, जहां पैसेंजर ट्रेन में आग लग गई। आग लगते ही ट्रेन को एक तरफ रोक दिया गया और फायर ब्रिगेड को बुलाया गया।